नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के संबलपुर में भारतीय प्रबंध संस्थान के स्थायी परिसर की आधारशिला रखेंगे। कोविड-19 टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास आज। देश में कोविड से ठीक होने की दर बेहतर होकर 96.08% हुई। केंद्र सरकार ने सेवा के दौरान दिव्यांग होने वाले सभी सेवारत कर्मचारियों को दिव्यांगता क्षतिपूर्ति देने का निर्णय लिया। वस्तु और सेवा कर संग्रह दिसंबर महीने में अब तक का सर्वाधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। और सरकार ने 8 जनवरी से ब्रिटेन के लिए उड़ानें फिर शुरू करने का फैसला किया। समाचार प्रभात में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ओडिशा में भारतीय प्रबंध संस्थान IIM संबलपुर के स्थायी परिसर की आधारशिला रखेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नवीकरणीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करने वाला ये हरित परिसर होगा। इसका निर्माण अप्रैल 2022 तक पूरा हो जाएगा। इस कार्यक्रम में ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप चंद्र षडंगी उपस्थित रहेंगे। समारोह में अधिकारियों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों और विद्यार्थियों के अलावा IIM के पूर्व छात्र और संकाय के सदस्यों सहित 5000 से अधिक लोग वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। ओडिशा सरकार ने प्रस्तावित परिसर के लिए 200 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है, जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परियोजना के लिए प्रशासनिक सहयोग और 400 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान स्वीकृत किया है। प्रस्तावित IIM संबलपुर की सभी इमारतें अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाओं से लैस, ऊर्जा के मामले में किफायती और हरित श्रेणी के मानकों के अनुरूप होंगी। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके लिए घर का वायदा करते हुए कहा है कि गरीबों की परेशानियां समाप्त होने का समय आ गया है। नववर्ष के पहले दिन वर्चुअल माध्यम से देश के 6 राज्यों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती GHTC इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। आज गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है। तकनीकी भाषा में आप इसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं। मैं मानता हूं ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुटना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि कोविड-19 महामारी की वैश्विक चुनौती ने राष्ट्र को नवाचार और नई प्रौद्योगिकी अपनाने के अवसर दिए। उन्होंने कहा कि 6 लाइट हाउस परियोजनाएं देश में आवास निर्माण क्षेत्र को नई दिशा दिखाएंगी। श्री मोदी ने कहा कि जन कल्याण के लिए लाइट हाउस परियोजनाएं बेहतरीन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करेंगी और इनसे शहरी आवासीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब नए उत्साह और अवसरों के साथ 2021 में प्रवेश कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ये समझती है कि देश के चहुमुखी विकास के बिना कायाकल्प संभव नहीं है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का भी एक उत्तम उदाहरण है। हमें इसके पीछे जो बड़े विजन को भी समझना होगा। एक समय में आवास योजनाएं केंद्र सरकारों की प्राथमिकता में उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। सरकार घर निर्माण की बारीकियों और क्वालिटी पर नहीं जाती थी, लेकिन हमें पता है बिना काम के विस्तार में ये जो बदलाव किए गए हैं, अगर ये बदलाव न होते कितना कठिन होता। आज देश ने एक अलग अप्रोच चुनी है, एक अलग मार्ग अपनाया है।
श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार प्रक्रियाओं से बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं न सिर्फ कम समय में संपन्न होंगी बल्कि गरीबों के लिए ज्यादा किफायती और आरामदायक सिद्ध होंगी। देश में वस्तु और सेवा कर जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद से पिछले महीने जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड स्तर पर रहा। दिसंबर 2020 में कुल 1,15,174 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व संग्रह हुआ। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में ये 12% अधिक है। दिसंबर 2020 में जीएसटी संग्रह नवंबर 2020 के 1,04,963 करोड़ रुपए की तुलना में बहुत ज्यादा रहा। विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों से संबद्ध 800 से अधिक शिक्षाविदों ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें किसानों की आजीविका की रक्षा करने के सरकार के आश्वासन पर पूरा भरोसा है और इन नए कृषि कानूनों से किसानों की आजीविका पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के सिद्धांत को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस पत्र में सरकार और किसानों दोनों के प्रति निष्ठा व्यक्त की गई है और गतिरोध दूर करने के प्रयासों की सराहना की गई है। केंद्र सरकार ने सेवा के दौरान दिव्यांग होने वाले सभी सेवारत कर्मचारियों को दिव्यांगता क्षतिपूर्ति देने का निर्णय लिया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल ये घोषणा की। एक रिपोर्ट। श्री सिंह ने कहा कि इससे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ के युवा जवानों को बड़ी राहत मिलेगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार सेवा नियमों को सरल बनाने और भेदभाव वाले नियमों को समाप्त करने के लिए आवश्यक उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की नई पहलों का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के जीवन को सेवानिवृत्ति के बाद भी आसान बनाना है। इससे वह कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे जो इस समय पेंशन भोगी हैं अथवा जिनके परिजन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के हित में कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में एक और आदेश जारी किया था, जिसके अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा शर्त में छूट दी गई थी। यदि कोई सरकारी कर्मचारी शरीर से या चिकित्सकीय अक्षमता के कारण सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त होता है तो इस संदर्भ में नियमों में संशोधन करके आखिरी भुगतान के 50% के बराबर पेंशन देने का नियम लागू किया गया है। भले ही कर्मचारी 10 वर्ष की न्यूनतम आवश्यक सेवा शर्त को पूर्ण नहीं कर पाया हो। इसके अतिरिक्त पेंशन से जुड़े नियमों में एक और महत्वपूर्ण सुधार किया गया और ये निर्णय किया गया कि सरकारी कर्मचारियों के आश्रित को आखिरी भुगतान के 50% पेंशन का अधिकार प्राप्त करने के लिए 7 वर्ष की न्यूनतम सेवा की आवश्यक शर्त को भी खत्म किया गया। इसके तहत यदि किसी सरकारी कर्मचारी को 7 वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पहले ही सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तब भी कर्मचारी के परिवार को उसके आखिरी भुगतान के 50% राशि पेंशन के तौर पर निर्धारित की जाएगी। समाचार कक्ष से मोहम्मद जुबैर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोविड-19 टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास आज किया जाएगा। ये एक ऐसा आवश्यक कार्यक्रम है जिसमें कृत्रिम टीकाकरण प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थियों को वैक्सीन के नमूने दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य वैक्सीन शुरू करने की तैयारियों की जांच करना है। आज का पूर्वाभ्यास सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे कम से कम 3 सत्य स्थलों पर पूर्वाभ्यास कार्यक्रम चलाएं।
इस कार्यक्रम में निर्धारित टीकाकरण केंद्रों पर कर्मचारियों के अलावा वैक्सीन जांच के लाभार्थियों के रूप में कुछ चुनिंदा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के समूह शामिल होंगे। पूर्वाभ्यास में प्रत्येक केंद्र 25 जांच लाभार्थियों की जांच करेंगे। कृत्रिम टीकाकरण से ये सुनिश्चित होगा कि कोविड-19 टीकाकरण का पहला चरण बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाएगा। पूर्वाभ्यास में योजना और कार्यान्वयन के बीच तालमेल की जांच होगी तथा होने वाली समस्याओं का भी पता चलेगा। पूर्वाभ्यास से कोविन ऐप की भी जांच होगी, जिसे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पूर्वाभ्यास की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की। कोविड कार्यबल के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि टीकाकरण के पूर्वाभ्यास से ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इसकी पूरी तैयारी हो गई और किसी भी परिस्थिति में ऐप कोविन का बाधा रहित संचालन हो रहा है। पहली बारी इतना बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम जो हम व्यस्त व्यक्तियों को देंगे शुरू होगा कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में। इसकी तैयारियां बहुत दिनों से चल रही हैं। जो प्रैक्टिकल गाइडलाइंस हैं कि एक वैक्सीन में एक्टिविटी कैसे होगी, बूथ किस तरह से सेटअप किया जाएगा, सेशन कैसे किया जाएगा, सेशन प्लानिंग कैसे होगी, कौन क्या करेगा, क्या डेटा देखा जाएगा। लेकिन ये तैयारी बिट्स एंड पीसेस में है। उसको चलते हुए देखना एज अ सीमलेस सिस्टम एंड अ सीमलेस अंडरटेकिंग, उसको टेस्ट करने के लिए अब ये प्रावधान किया है कि सारे देश में एक मॉक ड्रिल होगी या ड्राई रन होगा, जो हमें ये सब जितने स्टेप्स हैं उनको हम लागू करेंगे और देखेंगे कि कहाँ किस तरह से फर्दर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जिसके बेस के ऊपर रिफाइनमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी किया जाए। सभी राज्य हेल्पलाइन संख्या 104 को अधिक मजबूत बना रहे हैं। अन्य हेल्पलाइन संख्या 1075 के अलावा इस नंबर का उपयोग भी वैक्सीन से संबंधित किसी जानकारी के लिए किया जाएगा। कॉल सेंटर के कर्मचारियों को इससे संबंधित क्षमता निर्माण प्रशिक्षण दिया गया है। इससे पहले असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात में 28 और 29 दिसंबर को 2 दिन का पूर्वाभ्यास चलाया गया था और ये अभियान सफल रहा था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि सभी राज्यों ने टीकाकरण प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित गतिविधियों और आईटी प्लेटफॉर्म्स के उपयोग पर संतोष व्यक्त किया था। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को वरिष्ठ अधिकारियों ने आज के अभ्यास से जुड़ी सभी जानकारियां दी, जिनमें ड्राई रन के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाली टीमों की ओर से पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए टेलीफोन ऑपरेटरों की संख्या बढ़ाया जाना भी शामिल है। दिल्ली में टीकाकरण के लिए तय की गई जगहों पर तैयारियों की समीक्षा करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव अमित सिंगला और सभी जिला मजिस्ट्रेटों और टीकाकरण अधिकारियों से बातचीत की। दिल्ली में टीकाकरण के लिए शाहदरा में गुरु तेग बहादुर अस्पताल, दरियागंज में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और द्वारका में वेंकटेश्वर अस्पताल का चयन किया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण अभ्यास के लिए प्रभावी तैयारी सुनिश्चित करने को कह चुकी है। मध्य प्रदेश में कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास आज राजधानी भोपाल में 3 अस्पतालों में किया जाएगा। 25-25 स्वास्थ्य कार्यकर्ता पूर्वाभ्यास के लिए प्रत्येक अस्पतालों में पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि भोपाल के 3 अस्पताल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीनेशन ड्राई रन होगा। ड्राई रन गांधीनगर स्वास्थ्य केंद्र, एलएन मेडिकल कॉलेज कुलार और गोविंदपुरा स्वास्थ्य केंद्र में सुबह 9 से 11 बजे तक किया जाएगा। तीनों केंद्रों पर 25-25 हेल्थ वर्कर टीकाकरण के लिए पहुंचेंगे। तीनों केंद्रों पर 5-5 वैक्सीन ऑफिसर की टीम तैनात रहेगी। WHO और यूनिसेफ के सदस्य एक्सटर्नल मॉनिटर्स के रूप में उपस्थित रहेंगे। स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल ने बताया कि टीकाकरण की सभी व्यवस्थाएं निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सुनिश्चित की गई हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के संबलपुर में भारतीय प्रबंध संस्थान के स्थायी परिसर की आधारशिला रखेंगे। कोविड-19 टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास आज किया जाएगा। देश में कोविड से ठीक होने की दर बेहतर होकर 96.08% हुई। केंद्र सरकार ने सेवा के दौरान दिव्यांग होने वाले सभी सेवारत कर्मचारियों को भी दिव्यांगता क्षतिपूर्ति देने का निर्णय लिया। वस्तु और सेवा कर संग्रह दिसंबर महीने में अब तक का सर्वाधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा और सरकार ने 8 जनवरी से ब्रिटेन के लिए उड़ानें फिर शुरू करने का फैसला किया।
देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.08% हो गई है। पिछले एक दिन में कोविड के 23,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक 98,83,000 से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस समय देश में लगभग 2,54,000 सक्रिय मरीज हैं। कोविड के कल 20,036 नए मामले सामने आने के साथ ही देश में कोरोना के कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 2 लाख से अधिक हो गई है। देश में मृत्यु दर 1.45% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीते एक दिन में 256 लोगों की कोविड से मृत्यु हुई। अब तक इस संक्रमण से 1,48,994 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटे में 10,62,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 17 करोड़ 31 लाख नमूनों की जांच हो चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 585 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। अब संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 6,25,954 हो गई है। कल 717 रोगियों स्वस्थ हुए और 21 रोगियों की मौत हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में 6,10,039 रोगी स्वस्थ हुए, जबकि मरने वालों की संख्या 10,557 हो गई है और 5,358 रोगियों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में संक्रमण की दर 7.16%, जबकि मृत्यु दर 1.69% है। बिहार में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.57% हो गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 1.49% ज्यादा है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। फिलहाल राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 4,765 रोगियों का उपचार चल रहा है। राज्य में कोविड संक्रमण से अब तक 2,47,689 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,05,000 से ज्यादा कोरोना जांच की गई। राज्य में अभी तक 1 करोड़ 84 लाख कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 3 शहरों में कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। बिहार के 3 शहरों में कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। पटना, जमुई और पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में ड्राई रन की तैयारी पूरी कर ली गई है। पंचायत भवन और सरकारी स्कूलों का चयन वैक्सीन पूर्वाभ्यास के लिए किया गया है। 3 जिलों में बनाए गए अलग अलग सेंटर में चयनित लोगों का ड्राई टीकाकरण होगा। पूर्वाभ्यास में टीकाकरण की सभी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। सिर्फ सही मायने में टीका नहीं दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पटना में मॉक ड्रिल टीकाकरण का निरीक्षण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों से कोविड-19 के नए स्ट्रेन से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। अब तक राज्य में केवल 2 रोगियों में कोविड-19 के नए रूप की पहचान हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज राज्य में कोविड-19 टीकाकरण का पूर्वाभ्यास 6 स्थानों पर किया जाएगा। राज्य के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि आज राज्य सरकार लखनऊ में 6 जगहों पर कोविड टीकाकरण का ड्राई रन करेगी। वहीं 5 जनवरी से यह अभ्यास पूरे प्रदेश में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार टीकाकरण को लेकर सभी प्रकार के जरूरी इंतजाम कर रही है, जिसमें कोल्ड चेन स्टोरेज का विस्तार और टीकाकरण केंद्रों तथा वैक्सीन भंडारण की जगहों पर सीसीटीवी कैमरे को लगाया जाना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग 9 दिसंबर के बाद से प्रदेश में इंग्लैंड से आने वाले सभी यात्रियों का कोविड परीक्षण कर रहा है और किसी को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक हाल ही में इंग्लैंड से प्रदेश में वापस आए 2500 से अधिक लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है और सिर्फ 2 लोगों में ही नए प्रकार के कोरोना वायरस के लक्षण नजर आए हैं। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटों में 871 कोरोना से पीड़ित नए मरीजों का पता चला है और इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की दर बढ़कर 96.21% हो गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 877 नए रोगियों की पुष्टि हुई, जबकि 1,084 लोग स्वस्थ हुए और उन्हें राज्य के विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। कर्नाटक में फिलहाल कोरोना के 11,058 मरीजों का इलाज चल रहा है। इनमें से 189 लोगों को गहन चिकित्सा कक्ष में रखा गया है। राज्य में 6 मरीजों की मृत्यु हो गई है और इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 12,096 हो गई है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,17,907 लोगों की कोरोना जांच की गई। इसके साथ ही राज्य में अब तक संक्रमण की पहचान के लिए हुई जांच की संख्या बढ़कर 1,41,96,065 हो गई है। कर्नाटक के 30 जिलों में से कोप्पला और रामनगर जिलों में कोविड का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है।
गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 734 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में स्वस्थ होने की दर 94.32% तक पहुंच गई है। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 2,43,772 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,31,800 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 907 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 97,06,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 158 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 122 मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 9,663 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 64 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल 3 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 4,309 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। सरकार ने 8 जनवरी से भारत और ब्रिटेन के बीच उड़ानें फिर शुरू करने का फैसला किया है। ब्रिटेन में कोविड-19 के नए स्वरूप के प्रसार को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच उड़ानें बंद कर दी गई थीं। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच 23 जनवरी तक प्रति सप्ताह 30 उड़ानें संचालित होंगी। दोनों देशों की विमानन कंपनियां प्रति सप्ताह 15-15 उड़ानें संचालित करेंगे। भारत से केवल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद से उड़ानें रवाना होंगी। दोनों देशों के बीच दिसंबर में प्रति सप्ताह 60 से अधिक यात्री उड़ानें चल रही थीं, लेकिन नागर विमानन मंत्रालय ने 23 दिसंबर से दोनों देशों को जोड़ने वाली सभी यात्री उड़ानें बंद कर दी थीं। कई देशों ने भी नए कोविड-19 के स्वरूप के कारण ब्रिटेन के लिए विमान सेवाएं बंद कर दी थीं। हमारी विशेष श्रृंखला वार्षिकी 2020 के अंतर्गत आज हम एक भारत श्रेष्ठ भारत पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की एकता और अखंडता पर विशेष जोर दिया। प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के 140वीं जयंती पर 31 अक्टूबर 2015 को एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की घोषणा की थी। एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश की अनूठी विविधता पर हमें गर्व है। विविधताओं से भरा देश है। हमारा निरंतर प्रयास होना चाहिए एकता को बढ़ाने वाली चीजों को बल कैसे मिले, इन विविधताओं के साथ अपनापन कैसे बने। एक ही देश में रहने के बाद भी हमें अज्ञान होता है अपने ही देश के विषय में। इसलिए राज्यों से कहा गया है एक राज्य दूसरे राज्य के साथ एमओयू करे, पैर बनाए। अब जैसे तमिलनाडु, तमिल भाषा भारत के रिचनेस को ताकत देने वाली तमिल भाषा है, लेकिन हमारा कोई परिचय ही नहीं है। क्यों न हमारा कोई राज्य 1 साल के लिए तमिल का 8 साल का एमओयू करे, हमारे उस राज्य के बच्चे 5 तमिल गीत सीखें, एक आध बार तमिल फिल्म फेस्टिवल उस राज्य में हो। भारत के इतने राज्य हैं, एक राज्य दूसरे राज्य से जिसको जो राज्य ठीक लगे, जैसे हरियाणा ने तेलंगाना के साथ किया है, गुजरात ने शायद छत्तीसगढ़ के साथ किया हुआ है, किसी ने बंगाल के साथ किया है, किसी ने आसाम के साथ किया है। इसको हम बल दें और भारत की ये जो रिचनेस है इसको हम नजरअंदाज न करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को बल देना चाहिए, हमारे जैसे विविधता से भरे देश में आवश्यक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच आपसी समझ और तालमेल को बढ़ाना है। एक रिपोर्ट। इस नवीन पहल के माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं के बारे में समझ और ज्ञान का प्रसार होता है, जिससे न केवल राज्यों के बीच आपसी संबंधों में मजबूती आती है, बल्कि देश की एकता और अखंडता भी मजबूत होती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच आपसी समझ और तालमेल को बढ़ाना है। भाषा, संस्कृति, परंपरा, संगीत, पर्यटन, व्यंजन और खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत जैसा विविध, बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक कोई अन्य देश नहीं है। साथ ही यह प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से भी जुड़ा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के जरिए ऐसे संबंधों में और मजबूती आती है। मोहम्मद नसीम नकवी के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बागवानी क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके जरिए केंद्र शासित प्रदेश में सेब, अखरोट, चेरी और फूलों की खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय 3 से 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर भारत के लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कल तापमान बढ़ने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में अगले 3 दिनों के दौरान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने के आसार हैं। हालांकि अगले सप्ताह जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। और अब
एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। दिल्ली में तापमान 5 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, तापमान 22 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे, तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में सुबह धुंध छाई है और दिन में आसमान साफ रहेगा। शहर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। वहीं देश के उत्तरी हिस्सों में श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम तक बादल छा सकते हैं। तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे और 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शहर में आसमान साफ रहेगा। लेह में आसमान साफ रहेगा, वहां न्यूनतम तापमान 0 से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, जबकि अधिकतम 0 से 1 डिग्री नीचे रहेगा। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे और 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहने की संभावना है, लेकिन दोपहर या शाम तक आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। तापमान 1 और 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से अरुण होरा। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय परिसर कोविड-19 महामारी के कारण पिछले वर्ष 13 मार्च से आम लोगों के लिए बंद था। अब ये 5 जनवरी से फिर खुल जाएगा। ये सोमवार और अन्य राजकीय अवकाशों के अलावा प्रतिदिन खुलेगा। आगंतुक ऑनलाइन बुकिंग इन वेबसाइट्स पर जाकर कर सकते हैं। presidentofindia.nic.in, राष्ट्रपति सचिवालय.gov.in। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। सुनिए संस्कृत जगत से जुड़ी हुई विभिन्न गतिविधियों के साथ आकाशवाणी से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी अब नए समय पर। प्रत्येक शनिवार प्रातः 11:20 से आकाशवाणी के समाचार चैनल FM गोल्ड पर तथा पुनः प्रसारण रविवार प्रातः 11:20 से। और सिद्धार्थ, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। मुकेश, अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 राज्यों में कम आय वालों को सस्ते घर का उपहार देने की योजना शुरू करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, हल्के घरों का गिफ्ट, पीएम बोले टूट रहा था सपना, बिना ईंट गारे के बनेंगे मकान, खिलौने जैसे जोड़े जाएंगे ब्लॉक्स। हिन्दुस्तान के अनुसार मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में बनेंगे घर। पत्र के अनुसार जर्मनी, अमेरिका, फिनलैंड और न्यूजीलैंड की तकनीक से बने घर सस्ते, मजबूत और भूकंपरोधी होंगे। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, इस योजना के तहत हर शहर में 1000 आवासों का होगा निर्माण। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सपनों को साकार करने अभी तो सूरज उगा है। राजस्थान पत्रिका का कहना है, नए साल के पहले दिन उम्मीदों का उजाला, पीएम मोदी ने रखी हल्के घरों की योजना की नींव। अमर उजाला ने खुशखबरी शीर्षक से लिखा है, नए साल पर देश को मिला पहला कोरोना टीका, आज टीकाकरण का पूर्वाभ्यास। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, कोविशील्ड टीके के आपात इस्तेमाल की सिफारिश। जनसत्ता की सुर्खी है, कोविशील्ड को विशेषज्ञ समिति की हरी झंडी। दैनिक जागरण के अनुसार दिसंबर में रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड 1.15 लाख करोड़ के पार। पत्र के अनुसार नए साल में अर्थव्यवस्था के लिए आई खुशखबरी। हिन्दुस्तान ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान देते हुए लिखा है, वार्ता से अच्छे नतीजों की उम्मीद। दैनिक जागरण लिखता है, कृषि कानूनों के समर्थन में उतरे शिक्षाविद, चलाया गया हस्ताक्षर अभियान, 850 लोग शामिल। पंजाब केसरी ने नए साल में नई भूमिका शीर्षक से लिखा है, संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बना भारत। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक मंदिर में तोड़फोड़ पर भारत ने पाकिस्तान से दर्ज कराया कड़ा विरोध, जनसत्ता ने दिया है। वीर अर्जुन के मुताबिक उत्तर भारत में हाड़ कांपने वाली ठंड। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के संबलपुर में भारतीय प्रबंध संस्थान के स्थायी परिसर की आधारशिला रखेंगे। कोविड-19 टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास आज। देश में कोविड से ठीक होने की दर बेहतर होकर 96.08% हुई। केंद्र सरकार ने सेवा के दौरान दिव्यांग होने वाले सभी सेवारत कर्मचारियों को दिव्यांगता क्षतिपूर्ति देने का निर्णय लिया। वस्तु और सेवा कर संग्रह दिसंबर महीने में अब तक का सर्वाधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा।
और सरकार ने 8 जनवरी से ब्रिटेन के लिए उड़ानें फिर शुरू करने का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।